Assalamu alaikum. My name is Raw Mohammad Sohail Nawab and I am an associate chartered accountant from the Institute of Chartered Accountants of Pakistan. हम इस जो लेक्चर IFRS 15 है जिसको हम डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में, उसमें हमने कुछ चीज़ें डिस्कस कर ली थी और एक 5 स्टेप मॉडल जो है विद एग्जांपल टू फ्रेंचाइजर्स जो है हमने डिस्कस करना था, तो वो हम इस पार्ट ऑफ द लेक्चर हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियसली हम देख रहे थे हमने क्या किया था, IFRS 15 को देखा था कि वाई एंड व्हेन IFRS 15 वाज इंट्रोड्यूस्ड, ऑब्जेक्टिव ऑफ IFRS 15 क्या था, स्कोप ऑफ IFRS 15 क्या था, और ये 5 स्टेप मॉडल हम डिस्कस करने लगे। फ्रेंचाइज़र को हम लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो कि एक फ्रेंचाइज़र अपने रेवेन्यू को किस तरह रिकग्नाइज करेगा IFRS 15 को फॉलो करते हुए। सबसे पहले हम देख लेते हैं फ्रेंचाइजिंग क्या है। फ्रेंचाइजिंग एक ऐसी अरेंजमेंट है जिसमें दो पार्टीज़ एंटर होती हैं। एक पार्टी को हम कहते हैं फ्रेंचाइज़र जो अपने राइट्स देता है, अथॉरिटीज़ देता है, लाइसेंस देता है दूसरी पार्टी को, जिसको हम फ्रेंचाइजी कहते हैं। अब फ्रेंचाइजी को तो बेनिफिट मिल रहा है कि उसको लाइसेंस, राइट्स, अथॉरिटीज़ मिल रही हैं, तो फ्रेंचाइज़र को क्या बेनिफिट मिलेगा, तो फ्रेंचाइजी इन रिटर्न उसको पे करेगा, एक लमसम फ़ी पे कर देगा जिसको रॉयल्टी फ़ी भी कह सकते हैं, हम फ्रेंचाइज फ़ी कहते हैं। रिन्यूअल फ़ीस होती हैं, कमीशंस होते हैं, सेल बेस्ड आपने रेवेन्यू देना होता है फ्रेंचाइज़र को कि साल में जितनी फ्रेंचाइजी की सेल हुई है उसका स्पेसिफिक परसेंटेज फ्रेंचाइज़र को मिलेगा, तो ये बेनिफिट्स फ्रेंचाइज़र को मिलेंगे। तो इसकी बेस पे हम आगे देखते हैं 5 स्टेप मॉडल फ्रेंचाइज़र किस तरह इम्प्लीमेंट करेगा। स्टेप 1 जो है IFRS 15 कहता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। सबसे पहले तो उस कॉन्ट्रैक्ट को आइडेंटिफाई करें जो आपने कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर से किया है, जिसकी बेस पे आपने रेवेन्यू रिकग्नाइज करना है। तो फ्रेंचाइजिंग की केस में बहुत सिंपल है, क्योंकि जब भी एक एग्रीमेंट, जब भी एक रिलेशन बनेगी फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी की, तो लाजमी एक रिटर्न एग्रीमेंट होगा बिटवीन द फ्रेंचाइजर एंड फ्रेंचाइजी, यानी देयर इज़ अ रिटर्न फ्रेंचाइज कॉन्ट्रैक्ट विच नॉट ओनली आइडेंटिफाइज। इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीज़ें दी हुई मज़ीद कि पार्टीज़ कौन कौन सी हैं इस कॉन्ट्रैक्ट्स की, ज़ाहिर है फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी हैं, और इसके साथ साथ कमर्शियल सब्सटेंस भी डिफाइन होगा। कमर्शियल सब्सटेंस क्या है कि कैश फ्लोज किस तरह एक्सचेंज होंगी बिटवीन फ्रेंचाइजर एंड फ्रेंचाइजी। कमर्शियल सब्सटेंस को हम अगर स्पेसिफिकली देखें कि फ्यूचर में जो कैश फ्लोज अराइज होंगी ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो वो चेंज हो सकती हैं विद रिस्पेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट। उन ट्रांजैक्शंस कैश फ्लो से रिलेटेड रिस्क चेंज हो सकता है, उन कैश फ्लोज की टाइमिंग्स चेंज हो सकती हैं, उन कैश फ्लोज की अमाउंट चेंज हो सकती है। जिस तरह हमने अनसर्टेनिटी का कॉन्सेप्ट देखा था, ये IFRS 15 डील करता है जो कॉन्ट्रैक्ट्स हमने कस्टमर के साथ एंटर किए। तो स्टेप 1 ये कि आइडेंटिफाई करना कॉन्ट्रैक्ट को कस्टमर्स के साथ। वो फ्रेंचाइजिंग में सिंपल है, एक कॉन्ट्रैक्ट बना होता है फ्रेंचाइज कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट बिटवीन फ्रेंचाइजर एंड फ्रेंचाइजी। स्टेप 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आइडेंटिफिकेशन इन कॉन्ट्रैक्ट। तो हमें देखना जो फ्रेंचाइज कॉन्ट्रैक्ट है उसमें परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस क्या हैं, कौन कौन सी ड्यूटीज़ किसने परफॉर्म करनी है, कौन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हम अपनी सर्विसेज को पहले तो सेपरेट करेंगे। मिसाल के तौर पे सर्विसेज हो सकती हैं जो फ्रेंचाइज़र फ्रेंचाइजी को दे सकता है कि सिलेक्टिंग अ साइट, एक साइट स्पॉट बताएगा फ्रेंचाइजी को कि ये लोकेशन आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगी, उसको सर्च आउट करके देगा। और ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ, फ्रेंचाइज़र ज़ाहिर है अपनी जो एक्सपर्टीज़ हैं उसकी, जो लाइसेंस देगा किसी को तो वो चाहेगा कि जो जिस तरह उसका स्टाफ डील करता है कस्टमर्स को या जिस तरह कुक करता है अपनी फूड को, डिफरेंट सर्विसेज जो हैं वो जो खुद देता है फ्रेंचाइज़र, वो फ्रेंचाइजी को ट्रेन करेगा, उसके स्टाफ को ट्रेन करेगा। तो ये फ्रेंचाइज़र ने इंश्योर करना है एग्रीमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के स्टार्ट में। और इस चीज़ को कॉन्ट्रैक्ट को बनाते हुए, इन सर्विसेज को सेपरेट करते हुए हमने इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस और प्रोफेशनल जजमेंट को भी यूज़ करना है कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, किस तरह से सर्विसेज सेपरेट होती हैं, और प्रोफेशनल जजमेंट हमारी अपनी क्या होता है बेस ऑफ आवर एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन। प्रोफेशनल जजमेंट को दो चीज़ें बैक करती हैं, आपकी एजुकेशन और आपका एक्सपीरियंस। इसके बाद देखते हैं वेज टू सेपरेट सर्विसेज। हम डिफरेंट वेज में सर्विसेज को सेपरेट कर सकते हैं। अभी ऊपर हमने सर्विसेज देखी, इनको किस तरह से अलग अलग किया जाता है, कैटेगराइज किस तरह किया जाता है। इधर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर और फ़ी, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि जो वन टाइम फ़ीस हैं वो अलग से कैटेगराइज हो जाएँ, रेगुलर फ़ीस अलग से कैटेगराइज हो जाएँ, जो नेचर ऑफ सर्विसेज हैं उसके लिहाज से कैटेगरीज अलग हो जाए। जिस तरह ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ है वो हम डिफरेंट कैटेगरीज बना सकते हैं, सर्विसेज को अलग अलग कैटेगराइज कर सकते हैं। इसको क्यों कैटेगराइज कर रहे हैं वो आगे जाके हम देखेंगे।
एक और वे है क्लासीफाई करने के सर्विसेज को, कि हम सर्विसेज को ऑप्शनल और मैंडेटरी सर्विसेज में या रिक्वायर्ड सर्विसेज में सेपरेट कर दें। कि कुछ सर्विसेज हैं जो फ्रेंचाइजर ने देनी ही देनी है फ्रेंचाइजी को, ताकि उसका ब्रांड इमेज वगैरह ये चीज़ें डिस्टर्ब ना हो। मिसाल के तौर पे सिलेक्शन ऑफ साइट है, वो ऑप्शनल सर्विस हो सकती है, वो फ्रेंचाइजी खुद भी अपने लिए कोई स्पॉट दे सकता है कि कहाँ उसने अपनी फ्रेंचाइज बनानी है। अच्छा जी, ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ जो है वो मैंडेटरी सर्विस हो सकती है, क्योंकि वो फ्रेंचाइजर चाहेगा कि उसके स्टेप्स को, SOPs को फॉलो किया जाए। तो सर्विसेज की डिस्टिंक्शन करते हुए हमें दो चीज़ों का ख्याल करना है कि फ्रेंचाइजी को कॉन्फिडेंस मिलना है, उसको से डिस्कस करना है, रिटर्न में उसे एग्री करना है कि ये चीज़ें इस तरह हम बाइफिकेट कर रहे हैं, सर्विसेज को डिस्टिंक्ट कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। और साथ साथ हमने नेचर ऑफ सर्विसेज को भी कंसिडर करना है। मिसाल के तौर पे जिस तरह ट्रेनिंग फॉर ब्रांड एंड प्रोसेसेस कैन नॉट बी सेपरेटेड अनलेस वन ऑफ दीज आर प्रोवाइडेड बाय अ थर्ड पार्टी। अगर फ्रेंचाइजर दोनों सर्विसेज खुद दे रहा है, ब्रांड के लिए ट्रेनिंग और जो प्रोसेसेस हैं उनके लिए ट्रेनिंग फ्रेंचाइजर खुद दे रहा है फ्रेंचाइजी को, तो इनको सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो कहते हैं जी ब्रांड की ट्रेनिंग हम देते हैं, प्रोसेस की ट्रेनिंग के लिए हम थर्ड पार्टी को हायर करते हैं और वो फ्रेंचाइजी के स्टाफ को ट्रेनिंग देंगे, तो यहाँ पे हमने जो है सर्विसेज जो है हमारी सेपरेट हो सकती है, अदरवाइज नहीं। नेचर ऑफ सर्विसेज को भी देखना है बिफोर सेपरेशन। स्टेप 3 पे आते हैं कि हमने ट्रांजैक्शन प्राइस डिटरमिन करनी है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब भी हम कोई गुड्स या सर्विसेज देते हैं तो हमें कॉस्ट इनकर होती है, हम चाहते हैं उसमें हमें प्रॉफिट हो, तो हम वो प्राइस मैकेनिज़्म जो है हम यूज़ करेंगे सिंपली कि हमने ये देखना है कि फाइनेंसिंग अरेंजमेंट्स क्या हैं इस स्टेप में। लाइक फॉर एग्जांपल कि टाइमिंग ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट अर्लियर और डिलेड एट स्टार्ट ऑफ द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट जैसे ही मेंटेन होंगे तो हमने टाइमिंग ऑफ रिसीट्स या पेमेंट्स वो हमने डिफ़ाइन कर लेनी है कि फ्रेंचाइजी कब कब जो है फ्रेंचाइजर को पे करेगा और किस तरह से पे करेगा, किस मोड में पे करेगा। अगर अर्ली या डिले पेमेंट्स होती हैं तो मिसाल के तौर पर हम अर्ली पेमेंट्स पे डिस्काउंट दे सकते हैं फ्रेंचाइजी को, डिलेड पेमेंट्स पे मार्कअप पेनल्टी चार्ज कर सकते हैं। तो ये हमने प्राइस डिटरमिन करनी है एट द आउटसेट ऑफ द एग्रीमेंट। ठीक है जी, मिसाल के तौर पे हम जो ट्रांजैक्शन प्राइस है, अगर हम कहते हैं जी फ़ी फॉर फ्रेंचाइज क्या हम डिटरमिन करेंगे, फ़ी फॉर रिन्यूअल क्या होगी, हर साल सेम रहेगी या 5% 10% बढ़ेगी, रॉयल्टी फ़ी हम क्या किस तरह चार्ज करेंगे, सेल बेस्ड होगी, किस तरह से होगी, एंड द लाइक। ये चीज़ें हमने कंसिडर करनी है। और साथ ये भी देखना है कि वन टाइम और अपफ्रंट फीस जो हैं उनको कैसे हमने डिटरमिन करना है, उनको क्या प्राइस देनी है, और रेगुलर फीस को कैसे डील करना है। स्टेप 4 IFRS 15 कहता है कि हमने जो एलोकेशन ऑफ प्राइसेस एज पर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस, यहाँ पे स्टेप 2 रेलेवेंट आता है, जिसमें हमने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस और एज पर कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन की थी कि जो सर्विसेज को जो है हमने कैटेगराइज किया था, सेपरेट किया था, तो उनको प्राइस एलोकेट करनी है। ज़ाहिर है जब हम सर्विसेज जो है ब्रेकअप कर लेंगे, स्ट्रक्चर कर लेंगे, तो हमें उनके लिहाज से उनको प्राइसेस देना भी आसान हो जाएंगे। यानी अगर एक कैटेगरी में 5 नेचर ऑफ सर्विसेज आ रही हैं तो उन 5 को हम जो है टोटल प्राइस है तो उसको हम एलोकेट कर सकते हैं उन 5 सर्विसेज पे। फॉर एग्जांपल जो है हमने ये देखना है कि फॉर डिटरमिनिंग ट्रांजैक्शन प्राइस फॉर ईच आइटम एट विच दे कैन बी सोल्ड। अगर हम गुड्स सेल आउट कर रहे हैं मिसाल के तौर पे, तो उसके लिए सिंपल मैकेनिज्म है, वो हमने किस तरह प्राइस एलोकेट करनी है। उसने हमें मिसाल के तौर पे जो है $10 की कॉस्ट आ रही है और हम कह दिए हमें 30% मार्जिन रखना है इस पर, तो आपको $13 की प्राइस सेट करनी पड़ेगी। यानी एक्सपेक्टेड कॉस्ट प्लस मार्जिन अप्रोच आप यूज़ करेंगे या अपने गुड्स और सर्विसेज को डिस्टिंग करने के बाद उनको प्राइस एलोकेट करनी है। ये था स्टेप 4 एलोकेशन ऑफ प्राइसेस एज पर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। और फाइनली हमने रेवेन्यू को रिकग्नाइज करना है। स्टेप 5 है रेवेन्यू रिकग्निशन। गुड्स और सर्विसेज की डिफरेंट तरह से जो है रिकग्निशन होगी। गुड्स मिसाल के तौर पे फास्ट फूड आइटम्स हैं, जैसे हम सेल करेंगे उसको रेवेन्यू रिकग्नाइज कर लेंगे। जो भी सर्विसेज हैं फ्रेंचाइजी को दे रहा है, मिसाल के तौर पे उसने स्टाफ ट्रेनिंग दी है तो फ़ौरन रेवेन्यू रिकग्नाइज करेगा फ्रेंचाइजर जो है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें साल के बाद मिलनी है, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि हमें रॉयल्टी मिलनी है एनुअल सेल्स की बेस पे, तो वो एनुअल सेल्स तो साल के एंड में एक्यूमुलेट होंगी, हमें उसके नेक्स्ट ईयर हमें रॉयल्टी मिलेगी। उस केस में हम इनकम रिकग्नाइज कर लेंगे अक्रूवल बेसिस पे, वो हमारा रिसीवेबल होगा, इन एक्चुअल हमें इनकम रिसीव नहीं होगी। ये था जी 5 स्टेप मॉडल विद रिस्पेक्ट टू फ्रेंचाइजर एज एन एग्जांपल। Hopefully you like the lecture. Please subscribe to our channel, click the bell icon
एंड ऑल्सो लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो, ताकि दूसरे लोगों को भी इससे बेनिफिट हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग।